हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सब भी यूपी बीएड इंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं 2022 में, तो आप सभी के लिए हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिए हुए हैं हिंदी के। आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न 2022 में आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा और इसको आप रिवीजन भी ज़रूर करके जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि आपको एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं, लगभग यहाँ से 20-30 क्वेश्चन हमने छाटे हुए हैं। तो आप सभी को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है। इसके आगे भी हम कुछ और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में भी पूछे गए हैं, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। हर बार क्वेश्चन ये रिपीट किए जाते हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पर है हिंदी भारत के कितने राज्यों की राजकीय भाषा है। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 15। तो हिंदी भारत के 9 राज्यों में बोली जाने वाली या फिर राजकीय भाषा है 10। तो 10 भारत के 10 राज्यों की राजकीय भाषा है हिंदी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन है 14 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 अप्रैल, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी है 26 नवंबर। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, और अगर नहीं पता है तो आप इसको याद कर लीजिए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है वा का उच्चारण स्थान है, यानी जब भी हम बोलते हैं कोई भी स्वर या व्यंजन, तो वो कहाँ से, मतलब किसकी सहायता से हम बोल पाते हैं। तो यही इससे भी आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा। यहाँ पर हमने क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है वा का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन ए दंतोष्ठ है, ऑप्शन बी ओष्ठ है, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी तालव्य, मतलब जीभ की सहायता से बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन देख सकते हैं वाह। आप इसको बोलिए वाह वाह, यानी दांत और ओष्ठ दोनों की सहायता से वाह का उच्चारण हम कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दंतोष्ठ है, यानी दांत और ओंठ की सहायता से वाह का उच्चारण हो रहा है। आप भी इसको बोल के चेक कर सकते हैं वाह। तो आप देख सकते हैं आपकी ओंठ और दांत दोनों की सहायता से इसका उच्चारण हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। ऑप्शन ए है ऑप्शन है शा, ऑप्शन बी है हा, ऑप्शन सी है ला, और ऑप्शन डी है छा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजन है। तो यह इस क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, छा। तो स्पर्श व्यंजन हो, जिसकी स्पर्श व्यंजन यानी किसी विशेष अंग या फिर अंगों की सहायता से होता है, और इनका उच्चारण जो है वो कंठ के अतिरिक्त जीभ द्वारा भी, या फिर तालु, या फिर दंत या ओष्ठ इत्यादि स्थानों के स्पर्श से होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर का, खा, गा, घा, अंगा, ये सब कंठ से उच्चारित वर्ण है और स्पर्श व्यंजन है। और चा से लेके इया तक ये सब तालु से उच्चारित वर्ण है, और टा से लेकर अणा तक टा, ठा, डा, ढा, अणा, ये सब मूर्धा से उच्चारित वर्ण है और ये सब स्पर्श व्यंजन है। और ता से लेकर ना तक ये सब दंत से उच्चारित वर्ण है। ता, था, दा, धा, ना, ये सभी दांत की सहायता से बोले जाते हैं। आप इसको बोलिए ता, था, दा, धा, ना। तो आप देख सकते हैं आपकी जीभ जो है वो दांत पे स्पर्श कर रही है। सभी दंत से उच्चारित वर्ण है। और पा, फा, बा, भा, ये सब ओष्ठ से उच्चारित वर्ण है, और सभी ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा स्पर्श व्यंजन है। तो का से लेकर अंगा तक, चा से लेकर इया तक, टा से लेकर अणा तक, ता से लेकर ना तक, और पा से लेकर मा तक, ये सारे ही स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर शा, ला और हा ये सारे ही स्पर्श व्यंजन नहीं है। स्पर्श व्यंजन का से लेके आपको मा तक, यानी का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, ये सारे ही स्पर्श व्यंजन है। तो यहाँ पर छा देख सकते हैं, यहाँ पर है चा, छा, जा, झा, इया, ये तालु से उच्चारणित वर्ण है, और ये सभी स्पर्श व्यंजन में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखने को मिलता है महाप्राण और अल्पप्राण। तो महाप्राण और अल्पप्राण क्या है, तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। यानी प्रत्येक वर्ण का समूह का पहला और तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण कहलाता है। जैसे का से लेके अंगा तक है का, खा, गा, घा, अंगा, तो यहाँ पर 5 है। तो यहाँ पर पहला यानी का, और पहला, तीसरा यानी कि गा, और पांचवा अंगा, ये सभी अल्पप्राण है। और किसी भी वर्ण समूह का दूसरा और चौथा यानी यहाँ पर खा और घा, ये सब महाप्राण है। तो आपको इनका डिफिनीशन भी पता होना चाहिए। जैसे कोई भी चा, छा, जा, अगर आप लिख देते हैं चा, छा, जा, झा, इया, तो यहाँ पर जो अल्पप्राण होगा वो फर्स्ट और थर्ड और 5, यानी चा, जा और इया, ये सारे ही अल्पप्राण है। और महाप्राण में आ जाएगा छा और झा। तो इससे भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर एक क्वेश्चन मिल सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो चुका। स्पर्श व्यंजन है तो वो छा है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही शब्द है।
तो आपको कुछ अशुद्ध शब्द लिखे होंगे और एक शुद्ध शब्द, तो आपको शुद्ध शब्द छांटना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए है परीक्षा, ऑप्शन बी है परीक्षा, ऑप्शन सी है परीक्षा, ऑप्शन डी है परीक्षा। यानी लिखने का तरीका अलग अलग है, तो कौन सा शुद्ध लिखा हुआ है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर परीक्षा जो लिखने का तरीका है वो पा और रा में बड़े की मात्रा फिर बड़ा अच्छा है, तो परीक्षा ऐसे लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोधूम का तद्भव है, तो गोधूम का तद्भव गेहूँ है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है गोबर और ऑप्शन सी है गाय, ऑप्शन डी है गोधन। तो गोधूम का तद्भव है तो वो गेहूँ है। तो तद्भव तस्मस से भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, तो आपको ये भी सब पता होना चाहिए तद्भव तस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंसी का तत्सम शब्द क्या है। ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी मुस्कान, ऑप्शन सी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी हास्य। तो हंसी का तत्सम शब्द हास्य होता है। तो यहाँ से भी आपको 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम से। तो यहाँ पर आपको बता दें हम शब्द जो है वो चार आधारों में इसको बांटा गया है। फर्स्ट है रचना के आधार पर, सेकेंड है अर्थ के आधार पर, और थर्ड है उत्पत्ति के आधार पर, और फोर्थ है रूपांतरण के आधार पर। तो शब्दों को 4 आधारों में वर्गीकृत किया गया है या फिर 4 आधार पर उनको बांटा गया है। तो फर्स्ट है रचना के आधार पर, तो रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है रूढ़, सेकेंड है यौगिक और तीसरा है योग ऋण। चलिए हम आपको इसका थोड़ा डिफिनीशन भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट है रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनका कोई भी खंड सार्थक ना हो, जो परंपरा से विशेष अर्थ प्रदान करता हो, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि पानी, हाथी, ये सारे ही रूढ़ शब्द हैं। और सेकेंड है यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द यानी जिनके 2 सार्थक खंडों में निर्माण हुआ हो, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय हो गया, विद्याधनालय, रामायण हो गया, रामधन आयण। तो ऐसे मतलब ये जो है ये सब यौगिक शब्द हैं। नेक्स्ट है योग ऋण, तो योग ऋण वे शब्द होते हैं जिनमें किंतु अपने सामान्य अर्थ का त्याग कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, वो सब योग ऋण कहलाते हैं। जैसे कि लंबोदर या फिर लंबोदर गणेश को कहा गया है, तो लंब है जिसका उदर मतलब कि गणेश, दिनकर यानी सूर्य। तो सारे ही योग ऋण के एग्जाम्पल्स हैं। अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी इस प्रकार के शब्द जिसका सही अर्थ सभी लोग समझ लेते हैं, वो सब सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो गया पुस्तक, मेज, कुर्सी, सारे ही सार्थक शब्द हैं। और निरर्थक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका अर्थ समझ में नहीं आते हैं, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इनके एग्जाम्पल अब बहुत सारे हैं, जैसे कि और इनका जो किसी अर्थ का बोध कराने में ये सक्षम नहीं होते हैं, तो वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल काफ़ी हैं। अब देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं ये, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज, संकर। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो फर्स्ट है तत्सम जो है, तत्सम शब्द वैसे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द हैं और इनका हिंदी में प्रयोग उसी रूप में होता है जैसे कि पुस्तक, अग्नि, वर्षा, ये सारे ही तत्सम हैं। और नेक्स्ट है यानी सेकेंड है तद्भव। तद्भव शब्द वैसे शब्द होते हैं जिनका संस्कृत शब्दों का उच्चारण सहज बनाकर हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे कि आग, भाई, पिता, ये सारे ही तद्भव शब्द हैं। तो आपको तत्सम, तद्भव भी पता होना चाहिए। जैसे अग्नि का जो तद्भव होगा वो आग होगा, अष्ट का 8 होगा, यानी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। दुग्ध का दूध होगा, कृषि का खेती होगा, गौ का गाय होगा, कोकिल का कोयल होगा, सर्प का सांप होगा, नव का नया होगा। तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तत्सम, तद्भव ये आपको कुछ पता होना चाहिए जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है देशज। तो देशज शब्द स्थानीय बोलियों से हिंदी में प्रवेश पाने वाले शब्द हैं और ये शब्द परंपरागत चेतना से प्राप्त हुए हैं जिनकी सार्थकता ढूंढना कठिन है। जैसे कि कतिपय देशज शब्दों का स्रोत अब संस्कृत को ही माना जा रहा है। तो ऐसे इसके सारे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और विदेशज जो होते हैं, विदेशज शब्द विदेशी भाषा से हिंदी में आए हुए शब्द हैं। और फारसी जो है वो आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, ये सारे ही फारसी शब्द हैं जो कि हिंदी में हम आम तौर पे इसको यूज करते हैं। जैसे आवाज़, आईना, कबूतर, चेहरा, जोश, सरकार, मुर्दा, मुफ्त, सौदागर, ये सारे ही फारसी से शब्द हैं और ये हिंदी में लिए गए हैं, तो ये विदेशज शब्द कहलाएंगे। तो यहाँ पर 5 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर शंकर जो है, शंकर आपको पता होगा। तो इसका एग्जाम्पल जैसे देख सकते हैं, विदेशी भाषा के शब्द या हिंदी शब्दों को मिलाकर बने हैं और ऐसे शब्द हिंदी को बोलचाल तथा साहित्यिक प्रक्रिया में धड़ल्ले से इसको बोला जाता है। जैसे कि रेलगाड़ी, टिकट, घर, परीक्षा, ये सारे ही शंकर शब्द हैं। और नेक्स्ट है रूपांतरण के आधार पर। तो रूपांतरण के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, विकारी तथा अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, पुरुष, वचन आदि के आधार पर रूप परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे कि लड़का, अच्छा, ये सारे ही विकारी शब्द हैं। और अविकारी शब्द वो होते हैं जो अपना रूप नहीं बदलते हैं, ऐसे शब्दों को अवयव भी कहते हैं। इसके जैसे एग्जाम्पल हो गए आज, यहाँ, वहाँ, ये सारे ही अविकारी शब्द हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, किस किस प्रकार के किस टाइप्स के होते हैं। तो आपको सभी का एग्जाम्पल्स और इसकी डिफिनेशन भी पता होना चाहिए।
तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। तो इससे क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हास्य का तत्सम शब्द था वो हास्य था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मतलब समूहवाचक वो होते हैं जो मतलब ग्रुप में हो या फिर किसी के समूह में हो। यहाँ पर देख सकते हैं अंगूर, यानी अंगूर समूह में होता है, तो समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण अंगूर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है भाववाचक, ऑप्शन सी है जातिवाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो जो भाववाचक संज्ञा की जो डिफिनीशन है, तो ये किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा तथा कार्य व्यापार का बोध होता है, तो वहाँ पर भाववाचक संज्ञा होता है। तो यहाँ पर समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, तो यहाँ पर ये इसे गुण को बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ये भाववाचक संज्ञा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं अपने आप कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी पुरुषवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप भले आए, इस वाक्य में भले क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी क्रिया विशेषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है। वाग्दान का संधि विच्छेद होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है और इसका जो ऑप्शन है वाक धन आन, ये करेक्ट संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है। प्रत्येक का संधि विच्छेद है, तो इसका जो सही शब्द संधि विच्छेद हो जाएगा वो प्रतिधन एक, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन ए दया, ऑप्शन बी घटना, ऑप्शन सी जड़ता, ऑप्शन डी बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। कवि शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा। तो कवि शब्द पुल्लिंग है और इसका जो स्त्रीलिंग होगा वो कवित्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। माता पिता में कौन सा समास है? तो यहाँ पर द्वंद्व समास है। नेक्स्ट है रुपया पैसा में समास बताइए, तो यहाँ पर भी द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। नीलांबर में कौन सा समास है? नील है अंबर जिसका, तो नीलांबर में कौन सा समास है? ऑप्शन है द्विग, ऑप्शन बी है बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है कर्मधारय, ऑप्शन डी है अव्ययी भाव। तो नीलांबर में बहुब्रीहि समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2022 के यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में ये पूछे जा सकते हैं। तो ये पार्ट फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद भी कुछ वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होंगी जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपको जितने सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम 2022 में यूपी बीएड के, तो उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसी वीडियो से, इसी चैनल से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी इसके कुछ और वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होंगे सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप सबसे पहले वीडियो देख पाएँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट सेकंड वीडियो में।